प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है कि नया मध्य वर्ग, नया रूढ़िवाद और क्रांतिकारियों ने किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। इसी राष्ट्रवाद के चलते यूरोप में 1830 से 48 के बीच राष्ट्र निर्माण के लिए अनेक क्रांतियां हुई। आज हम उन्हीं क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1815 की वियना संधि के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश को फिर से स्थापित किया गया, लेकिन जुलाई 1830 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बुर्बो राजा को हराया और लुई फिलिप को संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष बना दिया। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ होता है बच्चों कि राजा तो होगा, लेकिन उसे संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। निरंकुश राजतंत्र या तानाशाही राजा की नहीं चलेगी। इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका अर्थ था कि फ्रांस में हो रही क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे यूरोप को प्रभावित करेंगी। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर और वियना संधि का अध्यक्ष भी था। जैसा कि मेटरनिक ने कहा, फ्रांस की क्रांति से ब्रसेल्स में विद्रोह भड़क गया। ब्रसेल्स बच्चों आज बेल्जियम की राजधानी है। ब्रसेल्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। इसके बाद 1821 में यूनान के लिए स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। क्यों हुई? क्योंकि यूनान ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। देखिए बच्चों, ये ओटोमन साम्राज्य है और ये यूनान, इंग्लिश में ग्रीस बोलते हैं। ओटोमन साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था और यूनानी संस्कृति यूरोप की एक प्राचीन संस्कृति थी। यूनान से निर्वासित अर्थात देश से निकाले गए राष्ट्रवादियों ने यूनान के साथ साथ पूरे यूरोप के लोगों को अपने साथ किया और लोगों के समर्थन से विद्रोह कर दिया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने भी इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। आखिरकार 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। कुस्तुनतुनिया बच्चों पहले ओटोमन साम्राज्य, जिसे बाद में तुर्की राष्ट्र बनता है बच्चों, जिससे तो तुर्की की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। आजकल अंकारा है बच्चों तुर्की की राजधानी, याद रखना है। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। सबसे पहले रूमानीवाद का अर्थ समझते हैं बच्चों। एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जिसमें कला, काव्य, कहानियों, किस्सों, संगीत, लोकगीत और भाषा का प्रयोग करके लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं जगाई जाए। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने रूमानीवाद में अपना विश्वास जताया था। रूमानी कलाकारों का यह मानना था कि तर्क वितर्क अर्थात प्रमाणों के आधार पर अपनी बातें सिद्ध करना और विज्ञान के महिमा मंडन की बजाय लोगों की साझा संस्कृति राष्ट्रवाद का आधार बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पोलैंड में संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावनाएं विकसित की गई। कैरोल क्रुपिस्की ने ओपेरा और संगीत के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं जगाई। वहीं जब रूस ने पोलैंड के स्कूलों में पोलिश भाषा को हटाकर जबरदस्ती रूसी भाषा लगाई तो पोलैंड में विद्रोह भड़क गया। पोलैंड रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। इस विद्रोह को रूस ने सेना के दम पर कुचल दिया और रूमानी विचारधारा के लोगों ने राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित करने के लिए पोलिश भाषा को राष्ट्रीय हथियार बनाया। याद रखना है, पोलिश भाषा को एक हथियार के रूप में पोलैंड के लोगों ने रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा इस्तेमाल की जाने लगी। इसी तरह रोमानीवाद में भाषा, संगीत, लोक नृत्य इत्यादि का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय भावनाएं विकसित करने का प्रयास किया गया। जिस समय यूरोप में क्रांतियों का दौर चल रहा था, उसी समय यूरोप में
अनेक कठिनाइयों का सामना लोग कर रहे थे। सबसे पहले यूरोप में जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ी और जीविका कमाने के लिए लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने लगे। वहीं शहरों में एक बड़ी समस्या थी कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोगों के सामने, और वह थी इंग्लैंड से आयातित मशीनों ने हथकरघा यानी हाथ से कपड़े बुनने वाले लोग हथकरघा उद्योग को नष्ट कर दिया, क्योंकि मशीन से बना हुआ कपड़ा हाथ से बने हुए कपड़े से सस्ता था। तीसरी समस्या कृषक वर्ग से जुड़ी हुई थी। कृषक जमींदारों के भारी करों और जिम्मेदारियों से दबे हुए थे। इन कारणों से यूरोप के गांव और शहर गरीबी से जूझने लगे। यूरोप में जब शहरों और गांवों में व्यापक गरीबी फैली तो 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण था ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का शोषण। वे श्रमिकों को उनके परिश्रम के मुकाबले बहुत कम दाम देते थे। इन सब परेशानियों के बीच फ्रांस में पेरिस के लोगों ने विद्रोह कर दिया और लुई फिलिप, जो 1830 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष बनाया गया था, सत्ता छोड़कर भाग गया। और इस घटना के बाद राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा की, जिसके मुख्य जो मांगे थी बच्चों वे थी कि 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया, काम के अधिकार की गारंटी दी गई और राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए, जिससे रोजगार सुनिश्चित किए जा सके। 1848 की उदारवादियों की क्रांति। अभी तक हमने किसानों मजदूरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोहों के बारे में पढ़ा है। इसी दौरान मध्यम शिक्षित वर्ग, जो उदारवादी विचारधारा से प्रेरित था, ने भी क्रांतियों में हिस्सा लिया। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियन हंगरी साम्राज्यों के उदारवादी स्त्री पुरुषों ने अपनी मांगे मनवाने के प्रयास किए। उनकी मुख्य मांगे थी राष्ट्र राज्य का निर्माण, जो एक संविधान के अनुसार कार्य करे, जिसमें प्रेस को स्वतंत्रता हो और संगठन बनाने की आजादी हो। इन्हीं घटनाओं के चलते जर्मनी में 1848 में राष्ट्र निर्माण की कोशिश की गई, जिसके चलते एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया गया, जिसके लिए 831 निर्वाचित प्रतिनिधि चुने गए। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में 18 मई 1848 को यह असेंबली आयोजित की गई। इस सभा का उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। इस सभा का अध्यक्ष प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को चुना जाना था, जिसे संसद के अधीन रहना था, लेकिन फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने ताज पहनने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, आइए जानते हैं। कुलीन वर्ग और सेना संसद के विरोधी थे। वहीं उदारवादियों ने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिसके कारण उनका आंदोलन कमजोर पड़ गया। राजा ने सेना को बुलाया और असेंबली भंग कर दी गई। बच्चों, हालांकि उदारवादी आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उन्होंने अपने संगठन बनाए, अखबार निकाले और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी शिरकत की थी। इसके बावजूद उन्हें नेशनल असेंबली में मताधिकार से वंचित रखा गया। सेंट पॉल चर्च में उन्हें सिर्फ, देखिए बच्चों, ये सेंट पॉल चर्च का दृश्य है, इसमें बाईं तरफ महिलाएं बैठी हैं। उन्हें सिर्फ दर्शक की भूमिका निभाने के लिए मजबूर होना पड़ा। असेंबली भंग होने के बाद राजा पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल नहीं कर पाए और इन क्रांतियों को खत्म करने के लिए राजा ने कुछ रियायतें देनी शुरू की, जैसे हैब्सबर्ग वाले अक्षेत्रों और रूस में। हैब्सबर्ग बच्चों एक राजवंश था जिसने भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की बात कही और हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की। आशा है आपको आज के ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे, जिसमें हमने 1830 से 48 के बीच
यूरोप में हुई विभिन्न क्रांतियों के बारे में विस्तार से पढ़ा। आगे हम राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में इटली और जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।